दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। यूपीपीएससी आरओ यारो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कंप्लीट कराया जाएगा और ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का शासन 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम ब्रिटिश विनियमन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। नेक्स्ट, केंद्रीकृत शासन की नींव रखी गई। नेक्स्ट, कंपनी की भूमिका। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार को आधिकारिक मान्यता दी गई। गवर्नर जनरल की नियुक्ति। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। निजी व्याकरण पर प्रतिबंध। कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के शासी निकाय के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कंपनी के लिए भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी की अधीनता। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जबकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थी। इसके बाद आया 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इनकी कुछ कमियां दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट लाया गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल और परिषद। गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी। राजस्व मामले, दीवानी मामलों और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। पर्सनल लॉ। न्यायालय को प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार सुनवाई करनी होगी, अर्थात हिंदुओं पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और मुसलमानों पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। नेक्स्ट है अपील। प्रांतीय न्यायालयों की अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद में जा सकती थी, न कि उच्चतम न्यायालय में। अधिनियम गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायाधिकरण जिसने अपनी सीमाओं से इतर भी कार्य किया। 1773 में स्थापित इस न्यायालय ने व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश अधिकारियों सहित कलकत्ता की सीमाओं से बाहर किए गए अपराधों के लिए भारतीयों को भी दंडित किया। इसने अपने अधिकार क्षेत्र को कुछ ऐसा बना दिया जो अक्सर उसके कार्यों के साथ बदलता रहा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कार्य विभाजन। कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट है द्वैध शासन प्रणाली। नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रतिबंध करने, भारत में नागरिक और सैन्य शासन या ब्रिटिश संपत्ति के लगान संबंधी सभी क्रियाकलापों को निगरानी और निर्देश के लिए स्थापित किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक क्रियाकलापों का प्रतिबंध करने के लिए स्थापित किया गया।
नेक्स्ट है ब्रिटिश संपत्ति। ब्रिटिश संपत्ति भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया। इसके बाद 1786 का अधिनियम आया। इसके गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल की नियुक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। अधिरोहण प्राधिकरण, उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को बदलने की शक्ति दी गई। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। इसके गवर्नर हैं जनरल जॉन शोर। विस्तारित शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसकी परिषद पर दी गई अविभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक बढ़ा दिया गया। इसी एक्ट के तहत अधिकार में वृद्धि, गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद की सदस्यता, कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक न माना जाए जब तक कि उसे सदस्य के रूप में नियुक्त न किया जाए। वित्तीय प्रावधान, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाने लगा। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर भारत से व्यापार करने की छूट सभी ब्रिटिश व्यापारियों को दी गई। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। इस अधिनियम के ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें भुगतान न करने वालों को दंडित करने का अधिकार दिया गया। कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी गई। इस अधिनियम ने उन व्यक्तियों को भारत जाने की अनुमति दे दी जो ईसाई मिशनरियों के नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते थे। इसमें प्रावधान किया गया कि कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का निवेश करेगी। 1813 के अधिनियम के तहत कहा गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रण किया गया। कंपनी को अपने क्षेत्रीय और व्यापारिक खातों को अलग अलग रखने के लिए कहा गया। अब है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिंग। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, क्योंकि प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट, इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही उनके उत्तराधिकारियों और वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया। नेक्स्ट है चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को भारत सरकार कहा गया और परिषद को भारत परिषद कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत की गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के संबंध में विधायी शक्तियां थीं। इस प्रकार बंबई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां समाप्त हो गई। अब इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाता था, जबकि इससे पहले के कानूनों में विनियम कहा जाता था। गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या बदलने का अधिकार था।
इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग 1834 की स्थापना की गई। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद अधिनियम आया 1853 का चार्टर अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी रहे इसमें थे। यह अधिनियम वर्ष 1793 से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अनेक चार्टर अधिनियमों में अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता था। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 12 थी। 6 नए विधायी सदस्यों में से, जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया था, 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया था। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया गया था। परिषद की विधायी शाखा मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान क्रियाओं को अपनाया जाता था। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रसंविदा सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई। वर्ष 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य, चौथा सदस्य को मतदान के अधिकार के साथ पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और उसे ब्रिटिश कानून के तहत भारतीय क्षेत्रों के अधिकार अपने पास रखने की अनुमति प्रदान की गई, लेकिन पिछले चार्टों के विपरीत इसमें किसी विशेष अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। के बाद आता है ब्रिटिश ताज क्राउन का शासन 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत सुशासन अधिनियम। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन को समस्त शक्तियां हस्तांतरित कर दी गई। भारत के वायसराय भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। द्वैत शासन प्रणाली का अंत नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान शुरू हुई द्वैत शासन प्रणाली का अंत हो गया। नए पद का सृजन। इसने भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। नेक्स्ट है नया कार्यालय। इसने भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की। यह परिषद एक सलाहकारी संस्था थी। राज्य सचिव को परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। कारपोरेट निकाय। इसने काउंसिल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक कारपोरेट निकाय के रूप में गठित किया, जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकता था और उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि वायसराय कुछ भारतीयों को अपनी विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करेगा और वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामित किया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां बहाल कर दी गई, जिससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विधायी हस्तांतरण की इस नीति के परिणाम स्वरूप वर्ष 1937 में प्रांतों को लगभग पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई।
इसने बंगाल 1862 ईस्वी, उत्तर पश्चिमी प्रांत 1886 ईस्वी और पंजाब 1897 ईस्वी के लिए नई विधान परिषद उच्च सदन के गठन का प्रावधान किया गया। थैंक यू दोस्तों। जो हमारी क्लासें पसंद आती हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच और अगली क्लास आपको कल मिलेगी।